नमस्कार, मैं रंजना पूजा यादव, सहायक प्राध्यापक, शासकीय कला एवं वाणिज्य कन्या महाविद्यालय देवेंद्र। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो है समाजीकरण। हमारे बीए प्रथम वर्ष के जो द्वितीय यूनिट है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। उसका एक विषय है समाजीकरण। आइए देखिए क्या है समाजीकरण। जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो जन्म के समय वह एक जैविकी प्राणी होता है। जैविकी प्राणी से तात्पर्य यह है कि उसके पास अपनी अभिव्यक्ति के लिए ना तो कोई भाषा होती है, ना ही उसके पास विचार या व्यवहार का कोई निश्चित मानदंड होता है कि किस प्रकार का व्यवहार उसे अपनाना है, और ना ही वह चल फिर सकता है। धीरे धीरे जब वो परिवार के संपर्क में आता है, परिवार के सदस्यों के द्वारा उसे सिखाया जाता है कि जिस समाज का वह सदस्य है उसमें उसे किस प्रकार के व्यवहार अपनाने हैं, किस प्रकार के व्यवहार को वह धीरे धीरे आत्मसात करते जाता है। कुछ और बड़ा होता है, फिर पड़ोस, मित्र मंडली, उसकी पाठशाला और ऐसे विभिन्न प्रकार के समूह जिसमें कि वो अपने जीवन काल में सदस्य बनते जाता है और उसके सीखने की प्रक्रिया बढ़ती जाती है। और एक प्रक्रिया के बाद सीखते 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 वो समाज का एक सक्रिय सदस्य बन जाता है, एक सामाजिक प्राणी बन जाता है। यह जो प्रक्रिया है जिसमें कि एक व्यक्ति जैविकी प्राणी से सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तित होता है, इस संपूर्ण प्रक्रिया को हम कहते हैं सामाजिकरण, जो कि आज हमारी चर्चा का विषय है। कुछ परिभाषाएं देखते हैं, इससे हमें और स्पष्ट हो जाएगा कि समाजीकरण है क्या। सबसे पहले देखते हैं, आकबर ने कहा है समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने समूह के आदर्श नियमों के अनुसार व्यवहार करना सीखता है। हम सभी एक न एक समूह के सदस्य होते हैं और हर समूहों के कुछ निश्चित मूल्य होते हैं, मापदंड होते हैं, आदर्श होते हैं। इन मूल्यों, मापदंडों और आदर्शों को धीरे धीरे व्यक्ति सीखता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहा गया है? समाजीकरण। अगला विशेषता, अगली परिभाषा हम देखते हैं ग्रीन की। ग्रीन ने कहा है समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा अपनी सांस्कृतिक विशेषताओं, आत्म व व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। अर्थात समाजीकरण के माध्यम से कोई बच्चा जिसने जन्म लिया है, जो कि जैविकी पर्यावरण के अंतर्गत है, एक जैविकी प्राणी है, वह धीरे धीरे इस प्रक्रिया के माध्यम से ही अपनी आत्म का विकास करता है, अपने व्यक्तित्व का विकास करता है और समाज स्वीकृत सांस्कृतिक विशेषताओं को क्या करता है? ग्रहण करता है। अब अगली परिभाषा देखते हैं जॉनसन की। जॉनसन ने कहा है समाजीकरण एक प्रकार की सीख है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिका का निर्वाह करने योग्य बनाती है। सामाजिक भूमिका से आशय क्या है, इससे पहले हम एक बार प्रकाश डालते हैं। हर व्यक्ति को अपने जीवन काल में कोई ना कोई परिस्थिति जरूर प्राप्त होती है। समाज द्वारा हर व्यक्ति को कोई ना कोई परिस्थिति या तो प्रदान की जाती है, व्यक्ति उसे प्रदत्त रूप से प्राप्त करता है, या तो अपनी योग्यताओं के माध्यम से उस परिस्थिति को वो क्या करता है? अर्जित करता है। जैसे कि आप विद्यार्थी हैं, ये आपकी परिस्थिति है। आप किसी के अग्रज होंगे, किसी के अनुज होंगे, आप किसी के भाई होंगे, किसी की बहन होंगे, ये आपकी परिस्थिति है। हो सकता है किसी संस्था के संगठन के भी आप कोई सदस्य हो, ये सदस्यता भी आपकी एक परिस्थिति है। कहीं के हम अधिकारी हैं, किसी के कर्मचारी हैं, ये सारी बातें क्या कहलाती हैं? परिस्थिति, आपका पद कहलाता है। इस परिस्थिति के अनुसार, मतलब जितनी भी परिस्थितियां व्यक्ति को समाज में प्राप्त होती हैं, उन परिस्थितियों के अनुरूप समाज एक विशेष प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा रखता है। इस अपेक्षित व्यवहार को हम कहते हैं भूमिका। ठीक है, अब हमने क्या कहा? जॉनसन ने कहा कि समाजीकरण के द्वारा जो व्यक्ति होता है वो सामाजिक भूमिका का निर्वाह करने योग्य बन जाता है। क्यों योग्य बनता है? क्योंकि समाजीकरण के द्वारा ही हम समाज स्वीकृत मूल्यों को, आदर्शों को, उनकी मापदंडों को सीख रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। तो जब हम समाज स्वीकृत मूल्य मापदंड को अपनाएंगे तो स्वाभाविक है कि समाज स्वीकृत व्यवहार को ही हम अपने जीवन में लाएंगे। और समाज स्वीकृत व्यवहार ही क्या है? भूमिका। तो हर व्यक्ति को जो परिस्थिति प्राप्त होती, चाहे पिता की, माता की, शिक्षक की, विद्यार्थी की, जो भी भूमिका प्राप्त होती है, वह व्यक्ति उस परिस्थिति के अनुरूप अपनी भूमिका का निर्वाह करने योग्य बनता है समाजीकरण के माध्यम से। आइए एक अगली परिभाषा देखते हैं पार्सन्स की। पार्सन्स ने कहा व्यक्ति द्वारा सामाजिक मूल्यों को सीखने तथा उनका आंतरीकरण करने को ही समाजीकरण कहा जाता है। इन्होंने भी क्या कहा कि सामाजिक मूल्य जो होते हैं उन्हें सीखने की प्रक्रिया है समाजीकरण,
और उसके आंतरीकरण से अभिप्राय क्या है कि उस व्यवहार को अपने जीवन में आत्मसात करने की प्रक्रिया ही समाजीकरण है। तो सार संक्षेप में इतनी सारी परिभाषाएं जो हमने देखी, उससे यही निष्कर्ष निकलता है कि व्यक्ति समाजीकरण सीखने की वह आजन्म प्रक्रिया है। मैंने कहा समाजीकरण सीखने की वह आजन्म प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समूह अथवा समाज की सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं को ग्रहण करता है, अपने व्यक्तित्व का विकास करता है और समाज का क्रियाशील सदस्य बनता है। इसमें सबसे पहली बात मैंने कही आजन्म प्रक्रिया है, क्योंकि यह जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रकार की प्रक्रिया होती है। समाजीकरण व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत समाज स्वीकृत मूल्यों और मापदंडों को सीखता ही जाता है और इसके माध्यम से वह समाज का एक क्रियाशील सदस्य बनता है। जब कोई बच्चा सामाजिक प्रतिमानों को सीखता है तो निसंदेह यह व्यवहार या प्रतिमान उसके सामाजिक नियंत्रण का एक प्रमुख कारण भी बनते हैं। चलिए अब अगले चरण के रूप में हम देखते हैं कि समाजीकरण की विशेषताएं क्या है। इन विशेषताओं पर प्रकाश डालने पर हमें समाजीकरण और अधिक स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। सबसे पहली विशेषता जिस पर हम चर्चा करें हैं वो है सीखने की एक प्रक्रिया होती है। समाजीकरण सीखने की एक प्रक्रिया, हमारी परिभाषा में भी ये बात शामिल थी। व्यक्ति जैसे ही जन्म लेता है, हमने ये कहा था कि समाजीकरण सीखने की एक प्रक्रिया है, लेकिन क्या सीखने की प्रक्रिया है? क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि नकारात्मक चीजों को भी सीखते हैं, कुछ लोग होते हैं कि जेब काटना सीखते हैं, बुराई की आपराधिक कई प्रवृत्तियों में संलग्न होते हैं, वह भी उसे सीखता है। तो यह सीखने की कौन सी प्रक्रिया? समाजीकरण समाज स्वीकृत व्यवहार मूल्यों को सीखने की प्रक्रिया है। अर्थात समाज जिन मूल्यों को स्वीकार करता है, समाज जिन व्यवहारों को मान्यता प्रदान करता है, उन व्यवहारों को, उन मूल्यों को सीखने की प्रक्रिया का नाम ही क्या है? समाजीकरण। क्योंकि व्यक्ति जब जन्म लेता है तो वह प्राणी शास्त्री होता है, उसे उसका ज्ञान नहीं होता है। धीरे धीरे व्यक्ति क्या करता है? अपनी चेतना के हिसाब से, अपने मस्तिष्क के अनुसार से सामाजिक पर्यावरण परिदृश्य में सामाजिक मूल्यों मापदंडों को सीखते जाता है, उसका समाजीकरण होते जाता है। ठीक, अगली विशेषता देखते हैं। यह एक आजन्म प्रक्रिया है। आजन्म प्रक्रिया से तात्पर्य यह है कि यह जीवन पर्यंत चलने वाली, निरंतर गति से चलने वाली एक प्रक्रिया है। आप उदाहरण लीजिए, जब व्यक्ति जन्म लेता है, जन्म से लेकर बाल्यावस्था, किशोरावस्था में समाजीकरण की प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है और बड़ी तीव्र गति से चलती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाल्यावस्था और किशोरावस्था में ही केवल समाजीकरण पाया जाता है। जब व्यक्ति आजन्म अर्थात जब आप बड़े होते हैं, अभी जैसे हम एक शिक्षक के रूप में भी आप विद्यार्थी हैं, जैसे क्या विद्यार्थी के रूप में आपका समाजीकरण हो रहा है, कल को किसी संस्था के आप सदस्य बनेंगे, उसके अनुसार आपको समाजीकरण आपका होता जाएगा। कल को आप परिवार में भी यदि हम देखते हैं कि हम जितने ज़्यादा वैवाहिक संबंधों में जुड़ते हैं, कई नए रिश्ते हमारे साथ जुड़ते जाते हैं, उसके अनुसार हमारा समाजीकरण होता है। आज यदि मैं पिता हूँ तो मुझे पिता के अनुसार अपनी भूमिका का निर्वाह करना है, मुझे समाज स्वीकृत मूल्यों को अपनाना है पिता के रूप में। कल को फिर मैं दादा बन जाऊंगा तो दादा के हिसाब से मुझे अपने व्यवहारों का समाजीकरण करना है। इस प्रकार जीवन पर्यंत एक समाज के सदस्य होने के नाते समाज स्वीकृत जो मूल्य होते हैं, ये मूल्य भी दरअसल कैसे होते हैं? समाज स्वीकृत जो मूल्य होते हैं वो आजन्म प्रक्रिया इसलिए कि आज जो मूल्य मापदंड हैं, भविष्य में वह मूल्य मापदंड परिवर्तित भी होते रहते हैं, उनमें परिवर्तन होता है, जिस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। एक सापेक्षिक प्रक्रिया। तो चूंकि हम समाज के मूल्य मापदंड, आदर्श, रीति रिवाज, ये सारे क्या होते हैं? परिवर्तित होते रहते हैं। तो उस परिवर्तन के अनुसार व्यक्ति को अनुकूलन करना रहता है, इसलिए यह एक प्रकार की आजन्म प्रक्रिया होती है। अगली विशेषता देखते हैं, सापेक्षिक प्रक्रिया। सापेक्षिक प्रक्रिया से आशय यह है कि यह सापेक्षिक दो आधारों पर होती है, एक तो स्थान के अनुसार, दूसरा समय के अनुसार। समय से तात्पर्य यह है कि एक समय में यदि हम इस परिदृश्य की बात करें, भारतीय समाज की बात करें उदाहरण के रूप में, तो एक समय में जो चीजें समाजीकरण के माध्यम से समाज स्वीकृत थे, जो व्यवहार उस समय के लिए वो समाज स्वीकृत हो, सही हो सकती, लेकिन बदले वाले स्वरूप में या आज वर्तमान समय में देखें तो वह व्यवहार आज भी समाज स्वीकृत हो, ये अनिवार्यता नहीं होती। एक अच्छा उदाहरण हम देखें, यदि हम भारतीय समाज के पहले परिदृश्य की बात करें तो बाल विवाह समाज स्वीकृत था,
सती प्रथा समाज स्वीकृति व उस समय के समाजीकरण के अनुकूल था, लेकिन यदि वर्तमान परिदृश्य में देखें तो बाल विवाह और सती प्रथा आज के परिदृश्य में समाज स्वीकृत नहीं है। इसलिए हम कह रहे हैं कि स्थान एक ही है लेकिन समय सापेक्ष, अलग अलग दो समयों की जब हम तुलना कर रहे हैं तो दोनों में समाजीकरण में भिन्नता पाई जाती है। इसी प्रकार यदि हम स्थान की तुलना करें भारतीय समाज के संदर्भ में, आप पश्चिमी समाज की तुलना करके देख लीजिए। जरूरी नहीं यहाँ पर जो समाज स्वीकृत व्यवहार हो वो सारी चीजें पश्चिमी सभ्यताओं में समाज स्वीकृत स्वरूप से स्वीकार किए जाएं। जैसे हमारे यहाँ आध्यात्मिक चीजों को हम विशेष महत्व देते हैं, यह अनिवार्यता नहीं है कि पश्चिमी समाजों में उस आध्यात्मिक प्रवृत्तियों को विशेष मान्यता प्रदान की जाती होगी। पश्चिमी समाज में जिन यौनिक स्वच्छंदता को सहजता से स्वीकार किया जाता है, उन व्यवहारों को भारतीय समाज में स्वीकार किया जाता हो ऐसा अनिवार्य नहीं है। अर्थात दो विभिन्न स्थानों की जब हम तुलना करें, जब हम दो विभिन्न समयों की तुलना करते हैं तो समाजीकरण में हमको विभेद देखने को मिलता है। इसे ही हम कहते हैं सापेक्षिक प्रक्रिया। चलिए अब अगली विशेषता पर चर्चा करते हैं। हमारी अगली विशेषता है संस्कृति को आत्मसात करने की प्रक्रिया। समाजीकरण संस्कृति को आत्मसात करने की प्रक्रिया इस प्रकार है। संस्कृति से अभिप्राय हमारा क्या है? संस्कृति अर्थात समाज के रीति रिवाज, मूल्य, मापदंड, आदर्श, परंपराएं, रूढ़ियां, समाज के भौतिक पक्ष, समाज के अभौतिक पक्ष, ये सारी चीजों से मिलकर हमारी संस्कृति बनती है। समाजीकरण के माध्यम से हम क्या सीखते हैं कि एक व्यक्ति यह सीखता है कि समाज स्वीकृत क्या मूल्य मापदंड है, अर्थात कहीं ना कहीं वह संस्कृति को ही आत्मसात कर रहा है, क्योंकि सांस्कृतिक मूल्य और मापदंड को ही स्वीकार करने की, आत्मसात करने की, सीखने की प्रक्रिया ही समाजीकरण है। तो कहीं ना कहीं समाजीकरण के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं? संस्कृति को आत्मसात कर रहे हैं। अगली विशेषता है सांस्कृतिक हस्तांतरण। समाजीकरण के माध्यम से संस्कृति का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण होता है। यह कैसे संभव है? अभी हमने चर्चा की कि व्यक्ति जब जन्म लेता है, छोटा बच्चा होता है, तो वो क्या होता है? एक जैविकी प्राणी होता है। लेकिन धीरे 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 वो क्या करता है? अपनी संस्कृति और अपने मूल्यों को सीखता है। कौन सिखाता है? परिवार, उसके समाज का परिदृश्य, उसकी मित्र मंडली, ये क्या कर रहे हैं? जो सिखा रहे हैं वो अपनी संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित कर रहे हैं। मैंने जो चीजें सीखी, मेरा जैसा समाजीकरण हुआ है, मैं अपने बच्चे को बिल्कुल उसी प्रकार से समाजीकरण करूंगी जैसा मेरा हुआ है। तो मैंने जो संस्कृति सीखी है, मैंने जिन चीजों को आत्मसात किया अपने जीवन में, वो सारे व्यवहार, वो सारे शिष्टाचार, वो मानक मूल्य मैं अपनी आने वाली पीढ़ी को दूंगी, और जो उसने प्राप्त किया वो अपनी आने वाली पीढ़ी को देगा। अर्थात कहीं ना कहीं समाजीकरण के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं? अपनी संस्कृति की रक्षा कर रहे हैं। हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है उसे हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित कर रहे हैं। तो इसकी अगली विशेषता हो गई थी सांस्कृतिक हस्तांतरण। अगली विशेषता देखते हैं आत्म के विकास में। समाजीकरण की अगली विशेषता है आत्म का विकास करने में ये सहायक होती है। आत्म से आशय क्या है? आत्म से आशय यह है कि जैसे मान लीजिए ये एक ऐसी प्रक्रिया है जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आता है, तो जब वो यह सोचता है कि सामने वाला व्यक्ति मेरे बारे में किस प्रकार की राय रख रहा है, उसके अनुसार वह अपने प्रति जो विचार रखता है उसको हम कहते हैं आत्म। या इसको हम बहुत सहज शब्दों में ये कहें कि मेरे प्रति सामने वाला अच्छा सोचता है या बुरा सोचता है। यदि वो अच्छा सोचता है तो मैं क्या हो जाऊंगी? खुश हो जाऊंगी। यदि वो बुरा सोचता हो तो मुझे बुरा लगेगा। हर कोई चाहता है कि व्यक्ति को हर जगह प्रशंसा प्राप्त हो, वो उसके कार्य सराहनीय हो, प्रशंसनीय हो, सभी उसकी सराहना करें, उसको हर स्थान पर प्रेम मिले। तो वो हर कोई व्यक्ति, इसको हम कहते हैं आत्म, सामने वाले के अनुसार अपना आकलन करना। तो समाजीकरण क्या करता है? अपने आत्म का विकास करता है। जब आप समाज स्वीकृत मूल्य मापदंड को सीखते हैं, समाज स्वीकृत व्यवहार को अपनाते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि दूसरों के समक्ष आपकी छवि अच्छी बन जाती है। जैसे समाज स्वीकृत मूल्य भी मान लीजिए ये है कि आप ईमानदारी से अर्थोपार्जन कीजिए, आप दूसरों की सेवा कीजिए, आप कोई ऐसा कार्य नहीं कीजिए जिससे कि दूसरे के हितों का हनन हो, आप किसी के अधिकारों का अतिक्रमण मत कीजिए, आप अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए, आप सबकी सेवा कीजिए। ये सारी चीज यदि समाज स्वीकृत मूल्य हैं और इन मूल्यों को मैं यदि स्वीकार करती हूँ और मैं समाजीकरण मेरा अच्छा हुआ है, मैंने ये सारी हुई चीजों को अपने जीवन में आत्मसात कर लिया, तो स्वाभाविक है कि मेरे इस प्रकार के व्यवहार से दूसरों से मुझे किस प्रकार का प्रत्युत्तर प्राप्त होगा?
अरे यह व्यक्ति बहुत अच्छा है, इसका सामाजिकरण बहुत अच्छा है, मेरी प्रशंसा बहुत अच्छी होगी, और ऐसे में क्या होगा, फिर मेरे आत्म का स्वतः विकास होगा। तो जहां जहां समाजीकरण हो रहा है वहां पर स्वतः ही आत्म का विकास होने लगता है। और इसकी अंतिम विशेषता के रूप में देखते हैं अनुकूलन। अनुकूलन की प्रक्रिया में भी यह सहायक होता है। किसके अनुकूलन में? व्यक्ति के समाज के साथ अनुकूलन में। अर्थात उसके दूसरे रूप में हम ये कह सकते हैं कि यह व्यक्ति को समाज का एक प्रक्रियात्मक सदस्य बनाने में सहायक होता है। मतलब कोई एक व्यक्ति है, यदि वह समाज के मूल्य और मापदंड को समाज की स्वीकृति के आधार पर, समाज के निर्धारित आदर्शों के आधार पर अपने व्यवहार को कर रहा है, उसे अपने जीवन में आत्मसात कर रहा है, तो निसंदेह समाज के विकास में उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। समाज का वह एक सक्रिय सदस्य होगा। समाज के संगठन में उसकी अपनी एक भूमिका होगी। तो इस सारी सकारात्मक भूमिका से वह क्या हो गया, समाज का एक प्रक्रियात्मक सदस्य हो गया। और समाज का प्रक्रियात्मक सदस्य बनना मतलब उस व्यक्ति का समाज के साथ अनुकूलन स्थापित होना। तो ये सारी विशेषताएं समाजीकरण की है। हमारे इस सत्र में केवल हम यहाँ तक चर्चा करेंगे। इसके आगे आने वाले सत्रों में हम ये देखेंगे कि समाजीकरण के अभिकरण कौन से हैं, समाजीकरण की संस्थाएं कौन सी हैं, ऐसी कौन कौन सी संस्थाएं हैं जिनके माध्यम से एक व्यक्ति के जीवन में समाजीकरण होता है, समाजीकरण का एक व्यक्ति के जीवन में क्या महत्व होता है, समाजीकरण के सिद्धांत क्या क्या है, विभिन्न विद्वानों ने किस प्रकार से इसके सिद्धांत दिए हैं। इन सारे विषयों पे हम चर्चा अपने आने वाले सत्र में करेंगे। और आज के लिए ही इतना ही। नमस्कार।